नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यस के एक्सेलेंस ट्यूटोरियल में। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग जो है इस मॉडल पेपर को जो है समझेंगे और इसके सभी सॉल्यूशन को देखेंगे। जो भी इनके क्वेश्चन हैं इसके जो है आंसर को भी हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। तो जो है इसके मॉडल पेपर को जो है सबसे पहले समझ लेते हैं, क्योंकि यह मॉडल पेपर सेम टू सेम आपके जो है यूपी बोर्ड एग्जाम में जैसे पेपर आएगा वही है, ठीक है ना। मैंने कैसे जो है प्रश्न पत्र को करना है, कितने खंडों में आपके प्रश्न पत्र विभाजित होंगे, सब कुछ इसमें पहले ही बताया जा चुका है। तो इस प्रश्न पत्र को जो है समझ लीजिए, उसके बाद से जो है आप लोग जो है जवाब दीजिएगा, देख लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए, यह प्रश्न पत्र जो है दो खंडों में क एवं ख में जो है विभाजित है। प्रत्येक खंड के जो है सभी प्रश्न एक साथ जो हल करना आवश्यक है। प्रत्येक खंड का जो है उत्तर नए पृष्ठ से जो है प्रारंभ किया जाए। मैंने जो है ये कह रहा है कि यदि मान लीजिए आपका जो है खंड क जो है आपका जो है खंड क जो है यहाँ तक करते करते आए और यहाँ बीच में समाप्त हो गया, तो इसके लिए जो है खंड ख का शुरुआत यहाँ से बीच से न करें, बशर्ते कि आप खंड ख का शुरुआत जो है नए पेज से करें। कहने का मतलब ये है, ठीक है। इसके बाद से यहाँ पे देखिए, प्रत्येक जो है प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उसके सम्मुख अंकित किए गए हैं। तो प्रत्येक प्रश्न के लिए जो है इसके सम्मुख जो है अंक जो है लिख दिया गया है कि कौन सा प्रश्न कितने नंबर का है, ठीक है। इसके बाद से प्रश्न पत्र में जो है 4 प्रकार के प्रश्न हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय और विस्तृत उत्तरीय प्रश्न हैं, जिनके संबंध में जो है निर्देश उनके जो है आरंभ में दिए गए हैं। क तथा ख खंड हेतु दिए गए मानचित्रों को उत्तर पुस्तिका में मजबूती के साथ संलग्न करना आवश्यक है। धागा मिलता है, उत्तर पुस्तिका जो भी आप लोग जो है मानचित्र लेंगे तो उसके लिए धागा मिलता है, और धागा नथी कर दीजिएगा अच्छे से, ठीक है ना। धागा नथी करने का जो है अच्छा से अच्छा तरीका क्या है कि जो है एक यहाँ से जो है आप लोग जो है क्या कीजिएगा, माने एक यहाँ से यहाँ पे होल करके बीचों बीच में, ठीक है, बीचों बीच में होल करके और एक इधर बांधिएगा, ठीक है, और एक इधर बांध दीजिएगा, ठीक है ना। इधर दोनों तरफ से जो है इधर से लेके और बांधना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ से लेकर इधर और फिर यहाँ से लेकर इधर जो है बांध देना चाहिए, ठीक है ना। तो अच्छे से चौकोर में बांधिएगा ताकि फटे फूटे ना, ठीक है। अब इसके बाद से जो है हम लोग जो है प्रश्नों को देखते हैं। इसके बाद से जो है दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए जो है मानचित्र कार्य के स्थान पर अलग से खंड क और खुद लिखा होगा कि ये दृष्टिबाधितों के लिए है, ठीक है ना। तो अब हम लोग जो है देख लेते हैं बहुविकल्पीय प्रश्नों को इसके, ठीक है। तो देखिए, खंड क में जो है निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए 4 विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो इसमें से सही उत्तर चुन के अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए। हम तो आप लोगों को ट्रिक करके बताएंगे, लेकिन आप लोग अपने उत्तर पुस्तिका में जरूर लिखिएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए, आप लोग लिखिएगा खंड क बहुविकल्पीय प्रश्न, ठीक है, और एक लाइन छोड़ के लिखिएगा प्रश्न संख्या 1 उत्तर, ठीक है। प्रश्न संख्या 1 यहाँ पे लिखिएगा, उत्तर पे यहाँ पे लिखिएगा और विकल्प जरूर दीजिएगा उत्तर में विकल्प आपका जो है अगर क सही है, ठीक है ना, इसमें जो है आपका क सही होगा। बेल्जियम मॉडल की प्रमुख विशेषता क्या है? तो बेल्जियम मॉडल की प्रमुख विशेषता यही है कि सत्ता में सभी जाति समूहों की साझेदारी होती है, ठीक है ना। तो आपका जो है अगर उत्तर क है तो आप लोग यहाँ पे लिखिएगा प्रश्नोत्तर नंबर या प्रश्नोत्तर संख्या 1 का यहाँ पे लिखिएगा उत्तर, और उत्तर में ये जरूर लिखिएगा क सत्ता में सभी जातियों की साझेदारी। मतलब क लिखने के साथ साथ ये भी जो है इसका जो विकल्प है वो भी जो है दे दीजिएगा जरूर, ठीक है ना, ठीक है। तो ये अपने उत्तर पुस्तिका में ऐसे जरूर लिखिएगा, ठीक है। इसके बाद से है दूसरा क्वेश्चन क्या है, देख सकते हैं आप लोग कि महात्मा गांधी ने किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था। तो महात्मा गांधी ने जो है जो चौरी चौरा कांड हुआ था, जिसमें हजारों लोग मर गए थे, तो इससे जो है महात्मा गांधी ने जो है भयभीत हो गया और जो है उन्होंने जो है अपना जो है क्या असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। तो इसमें जो है आपका जो है कौन सा होगा, तो चौरी चौरा वाला जो है कांड वाला होगा। तो यहाँ पे देखिए चौरी चौरा कांड जो है कहाँ पे है, तो ये है, 1 मिनट, ये रहा चौरी चौरा कांड वाला जो है कौन सा है, ये है, ठीक है ना। तो ये चौरी चौरा होगा, इसमें जो है आपका घ होगा, ठीक है। इसके बाद से हम लोग देख सकते हैं तीसरा कि 1861 में संयुक्त इटली का शासक कौन बना। तो 1861 में जो है संयुक्त इटली का शासक, अब इसमें देखिए विक्टर इमैनुअल फर्स्ट थे,
कि विक्टर इमैनुअल सेकेंड थे, तो इसमें विक्टर इमैनुअल जो है सेकेंड थे, ठीक है ना, ये जो है ध्यान में रखिएगा। ये नहीं कि विक्टर इमैनुअल देखते हुए फर्द ट्रिक मार दीजिएगा, नहीं, ध्यान से देखिएगा कि सेकेंड है कि फर्स्ट है, ठीक है ना। ये फर्स्ट सेकेंड दे के आपको भ्रमित कर सकता है, ठीक है। इसके बाद से देखिए हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की थी, तो हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना आप लोगों को भी पता होगा कि महात्मा गांधी ने की थी, ठीक है। उसके बाद से है जर्मनी का एकीकरण किस युद्ध के बाद पूरा हुआ, तो जर्मनी का एकीकरण जो है ऑस्ट्रिया प्रसा जो है युद्ध द्वारा जो हुआ था, ऑस्ट्रिया प्रसा का जो युद्ध हुआ था इसी के जो द्वारा जो है हुआ था, ठीक है ना। तो पांचवा का आपका जो है विकल्प जो है क सही है, तो आप लिखिएगा उत्तर क ऑस्ट्रिया प्रसा युद्ध, ये जरूर लिख दीजिएगा, ठीक है ना। इसके बाद से जो है भाषाओं को जो है भारतीय संविधान की किस सूची में अनुसूची में रखा गया है, तो देखिए भाषाओं का उल्लेख जो 8वीं अनुसूची में है और इसमें जो है 22 भाषाओं को जो है सम्मिलित किया गया है, 22 भाषाओं को जो है क्या किया गया है, सम्मिलित किया गया है। तो ये भी पूछ सकता है कि भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं को रखा गया है, तो 22 भाषाओं को रखा गया है, ठीक है ना, 22 भाषाओं को रखा गया है। इसके बाद से हम लोग जो अति लघुत्तरीय प्रश्नों को देखते हैं, तो यहाँ पे दे रहा है कि गांधी जी द्वारा चलाए गए 2 सत्याग्रह आंदोलनों का उल्लेख कीजिए। तो गांधी जी द्वारा जो है चलाए गए 2 सत्याग्रह आंदोलन कौन कौन से थे, तो एक जो है नमक सत्याग्रह लिख दीजिएगा और एक खेड़ा जो है सत्याग्रह लिख दीजिएगा, एक जो है खेड़ा सत्याग्रह लिख दीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद से लोकतांत्रिक शासन क्यों लोकप्रिय माना जाता है, 2 कारण लिखिए। तो लोकतांत्रिक शासन लोकप्रिय माना जाता है क्योंकि इस जो है शासन में जो है लोगों के जो है हाथ में जो है स्वयं शक्ति होती है कि वह जो है किसी सरकार को जो है चुन सके, ठीक है ना। और यह जो है 2 कारण लिखिए, यह जो है कह रहा है कि लोकतांत्रिक शासन क्यों लोकप्रिय मानी जाती है, तो इसलिए कि जो है इस शासन में जो है जनता के हाथ में जो है शक्ति होती है, जनता के हाथ में शक्ति होती है। इसका जो है 2 कारण कह रहा है कि लोकप्रिय होने के 2 कारण लिखिए। तो इसमें जो है जनता अपने माने जनता को जो है पूरा जो है क्या होता है, स्वतंत्रता होता है कि वह अपने हिसाब से जो है अपनी सरकार का जो है चयन करे, ठीक है ना। और एक जो है ये होता है कि जो है उसमें पारदर्शिता लाने के लिए जो है उस सरकार का जो है गठन किया जाता है, माने लोकप्रिय हो जाती है, ठीक है ना, पारदर्शिता होता है इस लोकतांत्रिक शासन में, ठीक है। तो ये जो है 2 कारण लिख दीजिएगा। इसके बाद से जो है भारत की उत्तरी पूर्वी सीमा पर स्थित 2 लोकतांत्रिक देशों के नाम लिखिए। तो मैंने लोकतांत्रिक देश का मतलब जहाँ पे जो है लोकतांत्रिक जो है शासन चल रहा है। तो नेपाल में पहले राजतंत्र चलता था, तो अब वहाँ भी जो है लोकतांत्रिक शासन हो गया है, ठीक है ना। और चीन है, तो उत्तरी पूर्वी सीमा पर जो नेपाल और चीन 2 देश हैं जहाँ पे अब लोकतांत्रिक शासन लागू हो गया है, ठीक है ना। अब इसके बाद से यहाँ पे देख सकते हैं कि मरियान और जो है जर्मेनियम कौन थी, उनको जो है चित्रित करने का क्या उद्देश्य था, अथवा रालेट एक्ट जो है क्या था, गांधी जी ने इस एक्ट का विरोध किस प्रकार किया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोनों, इन दोनों में से कोई एक जरूर आ रहा है, ठीक है ना। रालेट एक्ट आ जाए या मारियान और जर्मेनियम कौन थी, तो इन दोनों को जो है आप लोग को हम दिखा दे रहे हैं लिखने के लिए, तो इसमें फुर्सत नहीं है, लेकिन इन दोनों का जो है आंसर हम आप लोग को दिखा दे रहे हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मारियान और जर्मेनियम कौन थे और जिस तरह उन्होंने चित्रित किया गया उनका क्या महत्व था। तो यहाँ पे देख सकते हैं मारियान और जर्मेनियम कौन थे। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, फ्रांसीसी क्रांति के समय कलाकारों ने स्वतंत्रता, न्याय और गणतंत्र जैसे विचारों को व्यक्त करने के लिए नारी प्रतीकों का जो है सहारा लिया। इसमें मारियान और जर्मेनियम अत्यधिक प्रसिद्ध थे। तो मारियान क्या था, तो लोकप्रिय ईसाई नाम है। मारियान क्या है, तो यह लोकप्रिय ईसाई नाम है। तो यह जो है क्वेश्चन आपको जो है किस में दिया गया है, तो यह जो है आपका क्वेश्चन रालेट एक्ट, यह जो है 1 नंबर का है, 1 नंबर का। मारियान जर्मेनियम कौन थे और उनको चित्रित करने का क्या उद्देश्य था, तो ये कौन थे, तो मारियान जो है क्या थी, कौन थी, तो यह लोकप्रिय ईसाई नाम है। यह जो है क्या था, लोकप्रिय ईसाई नाम था। मारियान जो है क्या है, तो एक लोकप्रिय ईसाई नाम है, ठीक है ना। अतः जो है फ्रांस ने बस लिख देना कि मारियान कौन थे, तो एक लोकप्रिय ईसाई नाम था एक मारियान, ठीक है ना। और जर्मेनिया कौन था, तो जर्मेनिया जो है देखिए, जर्मेनिया जो है जर्मन राष्ट्र की नारी रूपक थी। जर्मेनिया को क्या थी, तो यह जो है जर्मन राष्ट्र की जो है नारी रूपक थी। इसके बाद से जो है क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कौन थी, उनको जो है चित्रित करने का क्या उद्देश्य था। तो उनके जो है चित्रित करने का जो है क्या उद्देश्य था, तो देखिए यहाँ पे जो है चित्रित करने का क्या उद्देश्य था। तो फ्रांस ने अपने स्वतंत्रता के नारी प्रतीकों को जो है सही
नाम दिया। यह छवि जन राष्ट्र के विचार का जो है प्रतीक थी। यह जो है इस चित्रित करने का जो है क्या उद्देश्य था, तो यह जो है छवि जन राष्ट्र के विचार का जो एक प्रतीक थी। इसके चिन्ह स्वतंत्रता का जो है स्वतंत्रता और गणतंत्र के प्रति लाल टोपी, तिरंगा और जो है कलगी थे। तो यहाँ तक लिख दीजिएगा, ठीक है ना, कलगी थे। तो यहीं तक जो है लिख दीजिएगा। मारियान की जो है प्रतिमाएं जो है सार्वजनिक चौराहों और अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर लगाई गई ताकि जनता को राष्ट्रीय एकता के राष्ट्रीय प्रतीक की याद आती रहे और वह उसे जो है क्या अपना जो है तदात्मक तालमेल जो है स्थापित कर सके। तो आप लोग जो है प्रतीकों के रूप में जो है क्या है, तो इसको लिखने के लिए उन्हें चित्रित किया गया उसका क्या महत्व था। तो उन्हें चित्रित किया गया और ये जो इसका महत्व यही था कि स्वतंत्रता और गणतंत्र के प्रतीक थे ये, ठीक है ना, अपना जो है तदात्म्य तालमेल स्थापित कर सके। मारियान डाक टिकटों पर जो अधिक अंकित की गई थी। मारियान जो है डाक टिकटों पर अधिक अंकित की गई थी, ठीक है ना। तो इसको लिख दीजिएगा अपने साथ सूझबूझ से, जितना आपको याद हो सके। यार जर्मनिया कौन थी, तो जो है जर्मन राष्ट्र की नारी रूपक थी, ये लिख देना है। इसके बाद से जो है क्या कह रहा है, उनको चित्रित करने का क्या उद्देश्य था, तो चित्रित करने का यही उद्देश्य था कि जो है इस प्रकार स्वतंत्रता, न्याय और गणतंत्र की प्रतीक बनकर एक प्रतीक बनाना था, यही उद्देश्य था, ठीक है। स्वतंत्रता, न्याय और गणतंत्र का प्रतीक बनाना था, यही उद्देश्य था, ठीक है ना। तो बस इतना ही लिख देना है इसके संबंध में। इसके बाद से रॉलेट एक्ट भी देख लीजिए। तो रॉलेट एक्ट क्या, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं रॉलेट एक्ट क्या था। तो रॉलेट एक्ट जो है 1919 ईस्वी में पारित एक ऐसा कानून था जिसमें जो है भारतीयों पर किसी तरह के मुकदमे को चलाए बिना शासकों के आधार पर गिरफ्तार कर 2 साल तक जो है जेल में बंद किया जा सकता था। इसमें जो है बिना मुकदमा के जो है जेल में बंद कर दिया जाता था। यही जो है रॉलेट एक्ट का एक काला कानून था ये, ठीक है ना। बिना जो है किसी दोष के भी उनको जो है क्या बिना कोई मुकदमा दिए, बिना कोई वारंट दिए जो है क्या कर दिया जाता था, इनको जेल में बंद कर दिया जाता था। रॉलेट एक्ट ऐसा कानून था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए, वर्तमान लोकतांत्रिक व्यवस्था की 3 चुनौतियों का उल्लेख कीजिए। तो वर्तमान में लोकतांत्रिक व्यवस्था की 3 चुनौतियाँ कौन है। देखिए, लोकतंत्र में उत्तरदायी शासन एवं पारदर्शिता आवश्यक है। इसके पक्ष में जो है अपना मत स्पष्ट कीजिए। तो ये जो है इसमें जो है आप लोग अपना मत स्पष्ट कर दीजिएगा। हमें तो यह क्वेश्चन अभी नहीं मिला है, ये वाला क्वेश्चन आपके बुक में है, एनसीईआरटी के। तो ये वाला क्वेश्चन हमको जो है मिल चुका है और ये 2020 में पूछा भी था। कुछ बदलाव किया है इसमें। तो वर्तमान लोकतांत्रिक व्यवस्था की 3 चुनौतियों का उल्लेख कीजिए, यही क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए, भारतीय लोकतंत्र के समक्ष जो है कौन सी क्या चुनौतियाँ हैं, किन्हीं 3 का उल्लेख कीजिए, यानी कि 3 चुनौतियों का उल्लेख करना है। तो देखिए, भारतीय लोकतंत्र के समक्ष 3 प्रमुख चुनौतियाँ निम्न प्रकार हैं। पहला है असामाजिक तत्वों की भूमिका, दूसरा है जातिवाद और संप्रदायवाद, और तीसरा है सामाजिक तथा आर्थिक असमानता। ठीक है ना। तो इसको जो है आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से। यहाँ पे हम वीडियो को पॉज कर दे रहे हैं, यहाँ पे देख लीजिए। भारत में जो है चुनावों में असामाजिक तत्वों की जो भूमिका बहुत बढ़ गई। चुनावों के दौरान जो है मतदाताओं पर जो है किसी व्यक्ति विशेष के पक्ष में मतदान करने के लिए दबाव डाला जाता है। चुनाव के दौरान मत खरीदे और बेचे जाते हैं और मतदान केंद्रों पर जो है कब्जा किया जाता है। तो इसको आप लोग एक बार पढ़े रहेंगे, सुने रहेंगे तो आराम से लिख देंगे। जातिवाद और संप्रदायवाद क्या है। तो जातिवाद एवं संप्रदाय, देखिए इसको जो है आप लोग हल्के में मत लीजिए। ये जो है मॉडल पेपर का क्वेश्चन जरूर आपको जो है 50% जरूर मिल जाएगा। तो इसको अच्छे से जरूर तैयार कर लीजिएगा। इसको जो है आप लोग हल्के में मत लीजिएगा। जातिवाद और संप्रदायवाद जो है क्या है। जातिवाद एवं संप्रदायवाद भारतीय लोकतंत्र के जो है सम्मुख उपस्थित एवं गंभीर समस्या है। चुनाव के लिए प्रत्याशियों का जो है चयन करते समय सभी राजनीतिक दल जातीय समीकरण को महत्व देते हैं। मतदाता भी जो है मतदान करते समय जातिवाद तथा संप्रदायवाद से प्रभावित होकर मतदान करते हैं। कई जो है राजनीतिक दलों का जो है गठन भी जो है संप्रदाय तथा जातिवाद के आधार पर किया गया है। जातिवाद के आधार पर लोगों में जो है आपसी झगड़े होते रहते हैं, जो लोकतंत्र की जो है बड़ी समस्या का कारण बन जाते हैं। ठीक है, तो इसको जो है आप लोग अपने हिसाब से समझ बूझ के जो है याद कर लीजिएगा। इसके बाद से सामाजिक तथा आर्थिक असमानता। किसी भी देश में लोकतंत्र की सफलता के लिए सामाजिक एवं आर्थिक असमानता का होना अनिवार्य होता है। भारत में इसका जो है अभाव है। समाज में जो है सभी नागरिकों को समान नहीं समझा जाता है। जाति, धर्म तथा वंश आदि के आधार पर नागरिकों में भेदभाव किया जाता है। आर्थिक दृष्टि से जो है अमीर तथा गरीब की जो है खाई बहुत बड़ी है।
ठीक है। तो बस इतना ही था, तो इसको आप लोग को लिख देना है, ठीक है। तो ये वाला आपका क्वेश्चन हो गया, आपका जो है ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। और लोकतंत्र में उत्तरदायी शासन एवं पारदर्शिता क्यों आवश्यक है? तो उत्तरदायी शासन माने जिसको जो है जिसके माने जो शासन करने योग्य है वही जो है शासन करे, ये उत्तरदायी शासन का काम है। पारदर्शिता का मतलब होता है, पारदर्शिता का मतलब ये होता है कि मान लीजिए कि हमारे गांव में कोई जो है क्या है, प्रधान है, वह जो है क्या करता है, कितना जो है काम कराता है, कितना नहीं कराता है, तो उसके काम की जानकारी जो है हमें हो जाए, यह जो है पारदर्शिता जो है होता है। इसको जो है हम लोग पारदर्शिता कहते हैं। भाई आपने प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति कितने काम किए, कितना जो है खर्च किए, क्या किए, इन सब का जो है जानकारी हमें मिलता रहे, यही जो है पारदर्शिता होता है। तो इन सब की जो है पारदर्शिता आवश्यक है, ठीक है ना। लोकतंत्र में ये जो है ज़रूरी है। इसके पक्ष में अपना मतदान दीजिए। तो यह जो है अपना मत यही है कि जो है यह बहुत ही ज़रूरी है, और इसके लिए कुछ हमें जो है कानून बनना चाहिए, और इसके लिए कानून बन भी गया है, जो जिससे जो है अपना अधिकार, जन अधिकार कानून पारित हुआ था इसी के लिए कि जनता अपना अधिकार माने जानने के लिए एक जो है अपील कर सकती है, और उसके हिसाब से जो है उसको जानकारी मिलता है, ठीक है ना। लोक अदालत बनाए गए हैं इसके लिए, ठीक है। तो इसमें जो है कुछ अपना सुधार अवश्य से लिख दीजिएगा, खाली पन्ना मत छोड़िएगा। पहला काम कि कुछ ना कुछ इससे संबंधित जो है लोकतंत्र के बारे में जानते हैं। लोकतंत्र वह है जिसमें जो है जनता द्वारा जो है अपने जो है प्रतिनिधि की चुनाव की जाती है, जनता द्वारा जो है शासन चुना जाता है, सरकार चुना जाता है, ठीक है ना। यह जैसे कि हम लोग भी जो है अपने लोकतंत्र जो है सरकार की जो है सत्ता में है, ठीक है ना। लोकतंत्र का मतलब लोग जो है जनता का, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जो भी हैं, लोगों के जो है एक जो है कैंडिडेट द्वारा ही जो है ये चुने जाते हैं, ठीक है ना। आंशिक रूप से और प्रत्यक्ष रूप से, अपरोक्ष रूप से चुने जाते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया। और इसके बाद से देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, इसका जो है हम बता चुके हैं इससे पहले, जस्ट जो है सुबह ये वीडियो डाले हैं, तो उसमें जो है आप लोग देख लीजिएगा। वीडियो का अंत में जो है डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, और अंत में वीडियो के एंड में जो है आप लोग को मिल जाएगा, तो वहाँ पे जाके देख लीजिएगा, ठीक है ना। ये सभी क्वेश्चन हम बता चुके हैं उस वीडियो में, ठीक है। तो इसका दीर्घ उत्तरीय जो है हम बता चुके हैं, और इसका जो है मानचित्र कार्य भी जो है हम बता चुके हैं। तो उस वीडियो में प्लीज़ आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि सभी बताएंगे अब इसमें तो ये जो है पूरा हो नहीं पाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए ज़रूर देख लीजिएगा, और इसको हल्के में मत लीजिएगा, इसको ज़रूर तैयार कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ये सब बता दिए हैं, ठीक है ना। तो ये जो है सब आप लोग उस वीडियो में देख लीजिएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए 14 नंबर का जो क्वेश्चन है, यह जो है क्या है, तो यह जो है केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए है, जो जिन्हें दिखाई नहीं देता है उनके लिए है। तो ये आप लोग को नहीं करना है, इसको आप लोग 14 नंबर का क्वेश्चन आप लोग को नहीं करना है, जो देख पा रहे हैं उनके लिए ये नहीं है। इसके बाद से खंड ख में हम लोग देखेंगे, तो खंड ख में जो है बहुविकल्पीय प्रश्न है, कह रहा है निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है। तो सीढ़ीदार खेती जो है आपका जो है उत्तराखंड में की जाती है, क्योंकि वहाँ का जो है ज़मीन ऊबड़ खाबड़ है। इसके बाद से निम्न में से कौन सी रबी की फसल है, तो जो चीज़ें जो है गर्मियों में होते हैं वे रबी की फसल हैं। तो जो है रबी की फसल में जो है आपका जो है दालें नहीं होगा, मोटे अनाज नहीं होंगे, कपास भी नहीं होगा, यानी कि चना ही होगा आपका, ठीक है ना। चना है, गेहूं है, मटर है, ये सब जो है क्या है, जो है रबी की फसलें हैं, ठीक है ना। ये सब रबी की फसलें हैं। कपास जो है आपका खरीफ की फसल। रबी की फसल और खरीफ की फसल जरूर इसमें से कोई ना कोई जरूर पूछेगा, या तो रबी का फसल पूछे या तो खरीफ का फसल। तो रबी का फसल याद रखिएगा गेहूं, चना और मटर। और इसमें जो है खरीफ की फसल में धान है, गन्ना है और कपास है। धान, गन्ना, कपास, ये तीन चीज़ें जो है किसके हैं, खरीफ की फसल है। तो रबी की फसल कौन है, चना है, गेहूं है, इसको याद रखिएगा जरूर, ठीक है ना। झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है। तो झारखंड में उपस्थित जो है किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है, तो अभ्रक। झारखंड में जो है ये अभ्रक का उत्पादन सबसे अधिक होता है। इसके बाद से आगे देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें से किस राज्य में काली मृदा जो है मुख्य रूप में जो है पाई जाती है। तो काली मृदा मुख्य रूप से जो है कहाँ पे पाई जाती है, तो देखिए काली मृदा जो है आपका गुजरात में भी पाया जाता है और महाराष्ट्र में भी पाया जाता है, लेकिन सबसे अधिक क्षेत्र जो है काली मिट्टी का जो है आपका महाराष्ट्र है। तो आप लोग जो है इसमें महाराष्ट्र ही जो है चिन्ह
लगाइएगा, ठीक है ना। इसके बाद से देखिए मानव विकास सूचकांक जो है HDI में भारत का जो है स्थान कितना है, तो इसमें जो है भारत का जो है 130वां स्थान है, इसको जो है आप लोग चिन्हित कर लीजिएगा। इसके बाद से आप देखिए भारत आय की दृष्टि से कौन सा राष्ट्र है, तभी मध्यम वर्ग में है, तो ये जो है आपका जो है इसमें ख हो जाएगा। आंसर कैसे देना है आपको उत्तर पुस्तिका में जरूर लिखना है, आप इस पर ट्रिक करके मत लिखिएगा। कभी भी जो है आप लोग पेपर पे ट्रिक मत कीजिएगा परीक्षा हाल में, ठीक है ना। तो परीक्षा हाल में कॉपी पे कभी भी ट्रिक मत कीजिएगा, चाहे कॉपी पे कुछ भी मत लिखिएगा। किस कॉपी पे? इस पे जो आपको जो है प्रश्न पत्र मिलता है उस पे, ठीक है ना। उत्तर पुस्तिका पे तो लिखना ही है। अब इसके बाद से देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न हम लोग देखेंगे। तो जैव और अजैव संसाधन का कोई दो अंतर लिखिए। तो जैव और अजैव संसाधन, जैव संसाधन किसे कहते हैं, तो जिसमें जीव होते हैं, माने वे संसाधन जिसमें जीव मौजूद होते हैं जैव संसाधन कहलाते हैं। अजैव संसाधन जिसमें जो है जीव जीवित जिसमें जीव नहीं होते हैं अजैव संसाधन, इसमें पहाड़, चट्टान इत्यादि आते हैं, ठीक है ना। सकल घरेलू उत्पादन क्या है और प्रच्छन्न बेरोजगारी का कोई अन्य नाम बताइए। तो इसको जो है सकल घरेलू उत्पादक जो है क्या है। अब यहाँ पे देखिए जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं, कुछ उदाहरण दीजिए। देखिए जो भी क्वेश्चन पूछा गया है सब 2020 में जो पूछे गए थे वही जो है लगभग पूछा गया है, तो इसीलिए हम आप लोगों को बार बार कह रहे हैं कि 2020 का क्वेश्चन सब तैयार कर लीजिए सामाजिक का, ठीक है ना। 2020 और 19 का अगर तैयार कर लेते हैं, चूँकि 2020 में ही ये बदला हुआ था, तो 2020 का केवल आप लोगों को क्वेश्चन तैयार करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए जैव और अजैव। देखिए दोस्तों यह वीडियो आप लोगों को अगर पसंद आता है तो इसके लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में जरूर बांट दीजिएगा। तो जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं, कुछ उदाहरण दीजिए। तो यहाँ पे देखिए जैव संसाधन वे संसाधन जिनकी प्राप्ति जीवमंडल से होती है और जिनमें जीव व्याप्त होता है जैव संसाधन कहलाता है, जैसे मनुष्य, वनस्पति जगत, प्राणी जगत, पशुधन तथा मत्स्य जीव आदि। तो इसको जो है जैव संसाधन कहते हैं। अजैव संसाधन किसे कहते हैं, तो वे सारे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं अजैव संसाधन कहलाते हैं। वीडियो को रोक के इसको जो है याद कर लीजिएगा, ठीक है ना, और इसको जो है बार बार दोहरा लीजिएगा, ये जरूर आने वाला है। जैव और अजैव संसाधन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। फिर अब इसके बाद से जो है क्या है क्वेश्चन में, जैव और अजैव के बाद से जो है क्या है, सकल घरेलू उत्पाद क्या है। यहाँ पे देखिए सकल घरेलू उत्पाद क्या है, मैंने अति लघुत्तरीय प्रश्न भी जो है कम से कम 5-7 लाइन में जो मैंने जितना कह रहा है उतना लिख दीजिएगा, चाहे जो लाइन हो, ठीक है ना। तो अब सकल घरेलू उत्पाद क्या है इसको हम लोग देखते हैं। देखिए सकल घरेलू उत्पाद क्या है, देखिए 23 यहाँ पे सकल घरेलू उत्पाद से क्या तात्पर्य है या क्या है। तो एक अर्थव्यवस्था में एक लेखांकन वर्ष में प्रत्येक क्षेत्रक द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य के कुल जोड़ को सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। याद कर लीजिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक अर्थव्यवस्था में एक लेखांकन वर्ष में प्रत्येक क्षेत्रक द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य के कुल जोड़ को सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है, ठीक है। तो इसको जो है आप लोग जरूर रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। अगर आज ही पढ़ के पास होना है तो इसको ज़रूर पढ़िए, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं। अब इसके बाद से देखिए कह रहा है कि प्रच्छन्न बेरोजगारी का कोई अन्य नाम लिखिए। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी का एक अन्य नाम आपको हम बता दें, ये गुप्त बेरोजगारी होता है। इसको गुप्त बेरोजगारी, अन्य नाम गुप्त बेरोजगारी दे सकते हैं। यहाँ पे आप लोग देख भी सकते हैं, क्या जो है आप लोग को दिखा भी दे रहे हैं हम, ठीक है। तो देखिए प्रच्छन्न बेरोजगारी, प्रच्छन्न या जो है गुप्त बेरोजगारी, तो प्रच्छन्न या गुप्त बेरोजगारी इसको हम लोग कहते हैं। तो बस खाली नाम पूछ रहा है, तो एक और नाम तो ये जो है गुप्त बेरोजगारी हो जाएगा, ठीक है ना। वह परिस्थिति जिसमें व्यक्ति काम में लगे हुए दिखाई देते हैं किंतु वास्तव में वे बेरोजगार होते हैं। जैसे भूमि के किसी टुकड़े पर जो है 8 लोग काम कर रहे हैं किंतु उत्पादन उतना ही हो रहा है जितना 5 लोगों के काम करने से होता है। ऐसे में 3 अतिरिक्त व्यक्ति जो काम में लगे हैं वह छुपे हुए बेरोजगार हैं, क्योंकि उनके काम से उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यही है प्रच्छन्न या गुप्त बेरोजगारी, ठीक है ना। तो इसको जो है आप लोग देख लीजिएगा, कहीं परिभाषा पूछ देगा तो एक बार पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिए, ठीक है ना। इसके बाद से आगे देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है।
तो देखिए अब इसमें जो है लघु उत्तरीय प्रश्न में हम लोग देखेंगे 24 नंबर का प्रश्न। तो देखिए इसमें अथवा करके दिया गया है, तो ये वाला जो है अभी नहीं मिल पा रहा है। अग्नि तथा कायांत्रिक चट्टानों खनिजों का निर्माण किस प्रकार होता है। अग्नि तथा कायांत्रिक चट्टानों में खनिजों का निर्माण किस प्रकार जो है, ज्वाला वगैरह फूटते हैं तो अग्नि तथा कायांत्रिक चट्टान जो है बनते हैं, और इनके खनिजों का निर्माण जो है ज्वाला से ही होता है, ठीक है ना। तो इसमें जो है ये क्वेश्चन अभी आपको मिल नहीं पा रहा है, तो ये वाला देख लीजिए। किसी एक पेय फसल का नाम लिखिए और उनको उगाने के लिए अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियों का विवरण लिखिए। तो किसी एक पेय फसल का नाम लिखना है और उगाने के लिए अनुकूल भौगोलिक परिस्थिति क्या है इसको लिखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सेम टू सेम क्वेश्चन वही है, एनसीईआरटी के बुक से लिया गया है ये क्वेश्चन, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, और इसको जो है अच्छे से जो है याद कर लीजिएगा, इसको हल्के में मत लीजिएगा और इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा। एक पेय फसल भाई चाय है। चाय एक महत्वपूर्ण पेय पदार्थ की जो है फसल है। चाय का जो है पौधा उष्ण तथा उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, ह्यूमस और जो है जीवाश्म युक्त जो है गहरी मिट्टी तथा सुगम जल निकास वाले ढलाव क्षेत्रों में उगाया जाता है। चाय की खेती के लिए वर्ष भर कोष्ण नम और जो है पाला रहित जलवायु की आवश्यकता होती है। वर्ष भर समान रूप से होने वाली वर्षा इसकी कोमल पत्तियों के विकास में सहायक होती है। भारत विश्व का अग्रणी चाय उत्पादक देश है। तो यानी कि भारत में भी जो है चाय का अग्रणी उत्पादक देश है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग ज़रूर याद कर लीजिएगा, इसको नोट भी कर लीजिएगा। नोट करने के लिए टाइम नहीं है, इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा। इसको सुन भी ले रहे हैं तो सुन ही लीजिएगा, ठीक है। और इसको अच्छे से, मैंने हमारे कहने का मतलब यह है कि क्वेश्चन को छोड़िएगा मत एक भी, ठीक है ना कुछ लिखिए। तो इसको भी याद कर लीजिए और आएगा तो ज़रूर लिख के आइएगा, ठीक है ना। ये ज़रूर आएगा यहाँ से क्वेश्चन, ठीक है। अब इसके बाद से अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था, एक मिनट, हाँ यहाँ पे देखिए एक मिनट, हाँ कहाँ गया यार। यहाँ पे देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों, भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के नाम लिखिए। प्रत्येक का संक्षिप्त परिचय दीजिए, या वैश्वीकरण क्या है संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो ये वाला क्वेश्चन हम आप लोगों को बताएंगे। हो सकता है कि यही, क्योंकि यही मिल ही नहीं रहा है, किताब में नहीं है। तो वैश्वीकरण क्या है ये आपके एनसीईआरटी बुक में है, संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो ये जो है ज़रूर पूछेगा, पूछना होगा तो यही पूछेगा, ठीक है ना। तो वैश्वीकरण क्या है और संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो वैश्वीकरण क्या है इसको हम लोग देखते हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण क्या है, इसका कोई लाभ बताइए, या वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं अपने शब्दों से स्पष्ट कीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं वैश्वीकरण का अर्थ एक ऐसी व्यवस्था से है जिसमें किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अन्य अर्थव्यवस्थाओं से जो है विदेशी व्यापार एवं जो है क्या है, विदेशी व्यापार एवं विदेशी निवेश द्वारा जो है जोड़ा जाता है। विदेशी निवेश द्वारा जोड़ा जाता है। वैश्वीकरण के कारण आज विश्व में विभिन्न देशों के बीच वस्तुओं, सेवाओं, तकनीकी तथा श्रम का आदान प्रदान हो रहा है। इस कार्य में बहुराष्ट्रीय कंपनियां बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, जब वे अपनी इकाइयां संसार के जो विभिन्न देशों में स्थापित करती है। इकाइयां का मतलब अपनी कंपनियां संसार के विभिन्न देशों में स्थापित करती है। तो ये जो है बहुदेशीय कंपनियों का जो है इस कार्य में बहुराष्ट्रीय कंपनियां बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, ठीक है ना, वैश्वीकरण में, ठीक है। तो ये इसको जो है आप लोग ज़रूर याद कर लीजिए, तैयार कर लीजिए। अगर आज ही पढ़ के पास होना है तो कम से कम इस मॉडल पेपर के सभी क्वेश्चन को जो तैयार कर लेगा, कम से कम 50% तो इसमें से लड़ेगा, ठीक है। तो इसको ज़रूर तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। और इसके बाद जो भी हमने नोट बनवाया है उसको जो है आप लोग तैयार कर लीजिएगा। इसके आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तब यहाँ पे देखिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार किसे कहते हैं। तो जब किसी वस्तु की मांग पूरे विश्व में होती है तो उस वस्तु के बाजार को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय बाजार कहते हैं, जैसे सोना, चांदी एवं कीमती पदार्थ के बाजार आदि। इनकी 5 विशेषताएं निम्नलिखित हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार से उचित दाम पर वस्तुएं प्राप्त हो जाती है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार से इंपोर्टेड ब्रांडेड चीज़ जो है खरीदे जा सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों से खरीदी गई वस्तुएं टिकाऊ होती है। इन बाज़ारों से खरीदी गई वस्तुएं अधिक गुणवत्ता वाली होती है। अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों के जो है बिगड़ी मूल्यों में पारदर्शिता होती है। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लाइट नहीं है, तो थोड़ा सा मोबाइल के ही लाइट में जो है आप लोग को वीडियो बना के दिखा रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए
कह रहा है कि भारत में उपभोक्ता को सामर्थ्य बनाने के लिए सरकार द्वारा किन कानूनी मापदंडों को लागू करना चाहिए। देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का जवाब है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, कहाँ गया, भारत में उपभोक्ता को सामर्थ्य। देखिए इसमें हमने जो है ये वाला क्वेश्चन तो आप लोगों को बता ही दिया है, क्या कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार किसे कहते हैं और इसकी 5 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो ये वाला क्वेश्चन आपका हो ही गया है। एक मिनट यार, एक मिनट, हाँ क्या है ये, अंतर्राष्ट्रीय बाजार किसे कहते हैं, इसकी 5 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, हो गया। ठीक है। परिवहन के साधन कितने प्रकार के होते हैं आप लोगों को पता है, 4 प्रकार के मुख्य रूप से परिवहन के साधन हैं। जल परिवहन, वायु परिवहन, थल रेल परिवहन और स्थल परिवहन, ठीक है ना। तो ये जो है 3-4 प्रकार के परिवहन के साधन होते हैं, इसको लिख दीजिएगा। और इसके बाद से जो है वायु परिवहन, जल परिवहन, रेल परिवहन और सड़क परिवहन, ठीक है। तो ये 4 परिवहन होते हैं, इसको लिख दीजिएगा। और परिवहन के कितने भागों में बांटा जा सकता है, तो 2 भागों में बांटा गया है, ये सब जो है लिख दीजिएगा, ठीक है ना। इसके बाद से देखिए भारत में उपभोक्ता को सामर्थ्य बनाने के लिए सरकार द्वारा किन किन कानूनी मापदंडों को जो है लागू करना चाहिए। तो ये वाला क्वेश्चन हम आप लोगों को दिखा दे रहे हैं, ठीक है ना। भारत में उपभोक्ता को सामर्थ्य बनाने के लिए सरकार द्वारा किन किन कानूनी मापदंडों का उपयोग करना चाहिए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, एक मिनट, यहाँ पे हम आप लोगों को दिखाते हैं, लाइट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, भारत में उपभोक्ताओं को सामर्थ्य बनाने के लिए सरकार द्वारा किन कानूनी मापदंडों को लागू करना चाहिए। सेम टू सेम यही क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के बुक में है आपका, ठीक है। देखिए इसीलिए एनसीईआरटी लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए सरकार ने उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा के लिए निम्नलिखित जो है उपाय किए हैं। पहला, कानूनी उपाय, उपभोक्ताओं को शोषण से जो है बचाने के लिए भारत सरकार ने सन 1986 में उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम बनाया। इस कानून के द्वारा राष्ट्रीय, राज्य एवं जिला स्तर पर 3 स्तरीय उपभोक्ता अदालतों का निर्माण किया गया। राष्ट्रीय स्तर पर इसे जो है राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग, राज्य स्तर पर इसे राज्य आयोग तथा राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग, अन्य स्तर पर जो है इसे राज्य आयोग तथा जिला स्तर पर इसे जिला मंच कहा जाता है। इस अधिनियम में 1991 और 1993 में संशोधन करके कानून को और जो है कड़ा बनाया गया, ताकि उपभोक्ताओं की जो है शिकायतों का जल्द और बेहतर निपटारा हो सके। सन 2005 के अक्टूबर में भारत सरकार ने एक जो है कानून बनाया, संक्षेप में इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है, सुनिश्चित किया। इसके बाद से जो है प्रशासनिक उपाय, तो प्रशासनिक उपाय में देख लीजिए सरकार ने आवश्यक वस्तुओं का जो है विवरण सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा जो है करके कालाबाजारी, जो है जमाखोरी तथा जो है मुनाफा वसूली को रोकने का प्रयास किया, जिसमें उपभोक्ताओं का जो है शोषण न हो सके। इसके बाद से तकनीकी उपाय में जो है क्या किया गया है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि तकनीकी उपाय में सरकार द्वारा विभिन्न वस्तुओं का जो है मानवीकरण करना जो है शामिल है। इसमें विभिन्न चीज़ों की जो है गुणवत्ता की जांच करके जो एक मार्क जो है ISI की मुहर लगाई जाती है। अब उपभोक्ता के लिए विभिन्न उत्पादों को जो है खरीद के समय जो है इनका जो है प्रमाणिक चिन्हों को देखना संभव है। इन प्रमाणिक चिन्हों को देखना संभव है। थोड़ा सा गड़बड़ी हो जा रहा है, लाइट नहीं है, ठीक है ना। तो इस प्रकार जो है सरकार ने जो है तकनीकी, प्रशासनिक तथा कानूनी उपाय अपनाकर उपभोक्ताओं को उत्पादकों, व्यापारियों तथा दुकानदारों के शोषण से बचने में जो है मदद की है। तो इस प्रकार आपका जो है सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आप लोगों ने देख लिया होगा, ठीक है। इसके विशेष रूप से जो इसके हेडिंगों को जो है याद कर लीजिएगा, ठीक है। और इसमें जो है क्या कहा गया है उसको जो थोड़ा बहुत आप लोग लिख दीजिएगा, ठीक है ना। तो मेमोरी फुल हो गया, ये घंटी बज गया, ठीक है। अब इसके बाद से जो है वैश्वीकरण का प्रभाव समान है। ये जो है क्वेश्चन पूछ भी सकता है, नहीं भी पूछ सकता है। तो वैश्वीकरण इससे पहले आप लोग याद किए हैं, उसी में कुछ बढ़ा चढ़ा के लिख दीजिएगा, ठीक है ना। कुछ ना कुछ जरूर लिख दीजिएगा। और जितना क्वेश्चन बताया गया अगर इसको तैयार करते हैं तो कुछ ना कुछ 100% लिख देंगे। तो ज़रूर आप लोग जो है इसको तैयार कर लीजिएगा, इसको हल्के में मत लीजिएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।